हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के हमारे पॉलिटी के पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 5 होने वाला है। और इसी पार्ट के साथ हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के पीवाईक्यूज को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 5 साल में, 2019 से 2023 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन आए इन सब टॉपिक से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने एक भी पार्ट इससे पहले वाला जो मैंने अपलोड किया नहीं देख रखा है, तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में CDS PYQ नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, साथ ही साथ आई बटन में भी दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सिंगल प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। आपको वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो हमने अभी तक कवर किया पिछले 5 साल के PYQ, जिस जिस सब्जेक्ट का हमने कवर किया है, आपको वहीं पे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीके सेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सारे सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, सिवाय मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तब तक यहाँ पे आप जो बचा हुआ आपका यहाँ पे अब जो भी सब्जेक्ट्स हमने कवर किए, अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप उसी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस अरेंज करके दे रखी हैं, ठीक है। तो आपके लिए ईजी रहेगा, वहाँ से आप वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके लिए पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। एंड लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, उनकी भी मदद हो पाए। एंड लास्ट में, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहीं पे ही मिलेगी, और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, बेसिकली प्रीवियस वाली वीडियो या फिर इस वाले वीडियो के, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो डाउट्स। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीएम्बल, ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए पिछले 5 साल में, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, पहली चीज़ तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस चीज़ के ऊपर बेसिकली बात की गई है, तो यहाँ पे वो मैं सब लिख दे रहा हूँ। पहले तो रिपब्लिक वर्ड आपका यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे लिबर्टी वर्ड आपका यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया गया है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे इक्वालिटी वर्ड आपका यहाँ पे यूज़ किया गया है, और लास्ट में आपका यहाँ पे इंटीग्रिटी वर्ड भी आपका यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 4 वर्ड, और भी आपके वर्ड है जो यहाँ पे यूज़ किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जस्टिस भी आपने सुन रखा होगा, ठीक है। जस्टिस आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है। फिर आपका यहाँ पे सोशलिस्ट यूज़ हुआ है। अब मैं आपको अलग करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप पहली स्टेटमेंट में देखोगे, अभी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे सेकुलर वर्ड का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पे आपको सोवरेन वर्ड का भी यहाँ पे बेसिकली यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोवरेन वर्ड का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। सोवरेन के बाद हमारा यहाँ पे फर्टिनिटी भी आपका बेसिकली यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद और लास्ट में आपका एक और वर्ड है, वो है आपका यहाँ पे डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वर्ड्स आपके यहाँ पे यूज़ हुए हैं, और यहाँ पे ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके पार्ट है प्रीएम्बल के, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि इंडिया के एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्ट, मतलब ये कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है आपकी इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो, याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे सोशलिस्ट, ठीक है, ये याद रखना कि सोशलिस्ट, फिर सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये तीन हमने बेसिकली यहाँ पे ऐड किए थे। किसके अंदर? ये हमने ऐड किए थे हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है यहाँ पे, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता दे रहा हूँ। एग्जांपल्स मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग बता दे रहा हूँ। तो जैसे आपको अगर रिपब्लिक के बारे में नहीं पता है, रिपब्लिक मतलब होता है यहाँ पे जहाँ पे आपका जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे, वो हमेशा इलेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं रिपब्लिक कंट्रीज की, मतलब कि जो उसका हेड हेड है, वो आपका यहाँ पे हमेशा इलेक्टेड रहता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकुलर की, सेकुलर मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री का कोई भी एक रिलीजन नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है जिसको हमारी कंट्री मानती है। फिर फर्टिनिटी बात हो गया यहाँ पे ब्रदरहुड के बारे में बेसिकली, ठीक है। फिर सोवरेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सोवरेन हो गया कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है या फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। और जस्टिस तो आपको पता ही है, न्याय वगैरह, ठीक है। डेमोक्रेटिक को यहाँ पे आपको पता ही है, जहाँ पे लोग सब कुछ इलेक्ट करते हैं लोग को, ठीक है। और इक्वालिटी मतलब है कि हर हर एक सेंस में आपको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। हर एक चीज़ में अगर हम बात करते हैं तो इक्वल आप यहाँ पे लोगों को रख रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, इनके मीनिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना, जो अलग चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल जो आपका जस्टिस है, ठीक है। तो प्रीएम्बल में आपको यहाँ पे 3 टाइप के जस्टिस के ऊपर यहाँ पे बात की गई है।
तो यहाँ पे कौन-कौन से 3 टाइप है, तो वहाँ पे आपका आ जाता है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ज़रूर लिख लेना इसको, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। वहीं पे अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, तो लिबर्टी हमारे में प्रिएम्बल में 5 तरीके की बेसिकली बताई गई है, जिसमें आता है हमारा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। और इक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी भी आपके यहाँ पे 2 टाइप की बताई गई है, जो कि आपके यहाँ पे होने वाली है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है? तो स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी के ऊपर यहाँ पे बेसिकली इक्वालिटी की बात की गई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रिएम्बल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बार अमेंड हुआ है, वो भी आपका यहाँ पे 42nd में ही आपका अमेंड हुआ था, ठीक है? 42nd के थ्रू आपका अमेंड हुआ था। अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। एक है आपकी यहाँ पे केएम मुंशी की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। फिर एक है आपकी एनए पाखीवाला की, ठीक है? पालखीवाला की। और फिर लास्ट वाली है आपकी यहाँ पे ठाकुर दास, ठीक है? ठाकुर दास भार्गव की, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जो केएम मुंशी हैं, इन्होंने अपने प्रिएम्बल को बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान रखना। जो आपके यहाँ पे केएम मुंशी हैं, इन्होंने प्रिएम्बल को बोला था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। एन ए पालकीवाला ने अपने प्रिएम्बल को बोला था आइडेंटिटी कार्ड। और ठाकुरदास भैरव ने बोला था प्रिएम्बल को मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इसको हमेशा याद रखना, ये तीनों के नाम ज़रूरी हैं, आपको याद रखने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है? तो पहला आपको बोला है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रिएम्बल। हाँ, एकदम करेक्ट है। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की आपकी इक्वालिटी होती है, ठीक? एक है आपके यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रिएम्बल सिंस द बिगनिंग। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रिटी आपका यहाँ पे बेसिकली बाद में ऐड हुआ है। इससे पहले आपका प्रिएम्बल में क्या होता था, तो इससे पहले आपका यहाँ पे होता था यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है? तो वहाँ पे आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिटी था, ठीक है? तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि यूनिटी ऑफ द नेशन था पहले, बाद में इसको चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन रखा गया था। और आपको जैसे पता होगा कि हमारा प्रिएम्बल बेसिकली आपका इंस्पायर है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ठीक है? तो यहाँ पे तो देखो दोनों आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो मैंने अभी आपको बताया था 42nd के बारे में, तो एक ही बार हमारा प्रिएम्बल अमेंड हुआ है, और जो कि आपका है यहाँ पे 42nd के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे अब बेसिकली ईयर पूछ लिया, ताकि यहाँ पे अगर कुछ लोगों को नहीं पता होता कि एक ही बार अमेंड हुआ है, तो यहाँ पे उनको वो एक बेसिकली यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ठीक है? पर यहाँ पे अब आपको आइडिया लग गया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपका अमेंड हुआ है। तो अगर यहाँ पे अमेंडमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका 42nd अमेंडमेंट की ही बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कौन-कौन से वर्ड्स बेसिकली आपके यहाँ पे ऐड किए थे, मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने ऐड कौन-कौन से किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है? तो हमने ये 3 वर्ड बेसिकली हमारे प्रिएम्बल में ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है? नाउ यहाँ पे आप अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा होने वाला है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर ड्राफ्टिंग कमीशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ऊपर, तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैंने सब इसी टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ और चीफ बेनिफिट ऑफ बाइकैमरलिज्म। तो देखो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, आपका यहाँ पे बाइकैमरलिज्म क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे आपकी 2 बॉडीज होती है, या फिर आप बोल सकते हो 2 हाउसेज होते हैं। जैसे अगर हम सेंटर में बात करते हैं, तो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, तो हम एक टाइप से क्या है, हम एक टाइप से बाइकैमरलिज्म है, ठीक है? वहीं पे अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करते हैं इंडिया में, तो हर एक स्टेट आपके यहाँ पे बाइकैमरलिज्म फॉलो नहीं करती है। यहाँ पे कुछ ही आपकी स्टेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका, महाराष्ट्र, फिर यूपी, बिहार हो गया, ठीक है? फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये सब आपकी ऐसी स्टेट्स है जो यहाँ पे जिनके पास दोनों हाउसेज है, ठीक है? आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। वहीं पे आपकी जो बची हुई स्टेट्स है, उनके पास ये दोनों हाउसेज नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका मीनिंग भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपसे स्ट्रेंथ या फिर आप बोलो बेनिफिट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पहली चीज़, इसका सबसे बड़ी जो आपके यहाँ पे बेनिफिट है, कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा लेजिस्लेशन है, ठीक है? जो भी हम यहाँ पे लॉज बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं,
तो उसके ऊपर ये चेक रखता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहला हाउस यहाँ पे जो लॉ बना रहे, अगर वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड हाउस क्या कर रहा है, उसको सेफगार्ड कर रहा है, उसको मना कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो थर्ड स्टेटमेंट आपको दे रखा है, द सेकंड चेंबर कैन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो यहाँ एकदम करेक्ट है, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला कुछ ऐसा लॉ ले आता है जो यहाँ पे सही नहीं है अपने इंडिया के लिए, तो उसको हम लोग, जो हमारा सेकंड हाउस है, उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उस बिल को रिजेक्ट करा जा सकता है बाय सेकंड हाउस। अगर यहाँ पे अगर सेकंड हाउस होता है तो, जो कि हमें देखने को मिलता है बाय कैमलिज्म में। अगर एक ही हाउस होता और वो वही यहाँ पे आप बता देता कि यहाँ पे हम जो ये पर्टिकुलर लॉ ला रहे हैं, तो यहाँ पे अब वो एक टाइप से आप सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कि आगे जाके वो ऐसा कोई बिल ले आए या फिर आप ऐसा कोई लॉ ले आए जो आपके लिए सही नहीं हो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे देखो, अगला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो आपको ए ऑप्शन में दे रखा है कि सेकंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर्स एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रोल। तो देखो मेजोरिटेरियन रोल बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इसका कि आपका यहाँ पे कोई लॉ पास हुआ, मतलब कोई एक बिल आया आपका फर्स्ट, जो आपका चेंबर है, ठीक है, फर्स्ट चेंबर सेकंड चेंबर, मतलब आप इसको हाउसेस मान लो, ठीक है। तो पहला हाउस आपका कोई एक लॉ लाया, उसको यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। पर यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग कि इसके पास अगर एक ही हाउस है तो डायरेक्टली पास हो गया, उसके पास मेजोरिटी रूल है, मतलब मेजोरिटी उसको मिल गई, वो पास हो गया। पर जैसा आपकी हम लोग को पता है हर एक को, कि कोई भी बिल को पास होने के लिए आपको यहाँ पे दोनों ही हाउसेस से परमिशन चाहिए होती है, मतलब दोनों ही हाउसेस के थ्रू ये पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसी केस में आपका यहाँ पे ये पास होता है, आपका कोई भी बिल हो, ठीक है। हाँ, आप कुछ सर्टेन कंडीशन आपकी लग जाती है, जैसे मनी बिल में आप यहाँ पे राज्यसभा जो है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिजेक्ट और यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ-कुछ जगह पे आपको यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस है, पर तब भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि मनी बिल भी आपकी राज्यसभा पास करती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है, उसके बाद नीचे चलते हैं तो सेकंड आपको बता रहा है कि चेक्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो देखो एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपके क्या हो गए, जो आपकी जिसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, ठीक है, आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को नहीं बता रहे, और वो है आपका ऑप्शन डी। तो वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट ऑफन एक्ट एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल, पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। तो देखो इस चीज के ऊपर आपका यहाँ पे बाइकैमरिज्म का कोई स्ट्रेंथ या फिर आप बोल सकते हो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक। कि यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर आप चेक रख रहे हो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल के ऊपर, और साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहे उनके मेंबर्स इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो, उससे यहाँ पे इस पे कोई रूल फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। बाकी 3 आपके यहाँ पे सही होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो देखो यहाँ पे हमारे इंडिया में 3 टाइप के आपके सोशलिज्म होते हैं। तो यहाँ पे सोशलिज्म होता क्या है बेसिकली, जहाँ पे एक टाइप का आप एक बोल सकते हो आप एक सिस्टम होता है, जहाँ पे जो भी आपके लोग रह रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो हर एक के पास इक्वल राइट्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक के पास इक्वल प्रोडक्शन होगा, हर इक्वल रिसोर्सेज होंगे, सब कुछ यहाँ पे आपका इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास इंडिया में कौन कौन से आपके 3 सोशलिज्म है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है नेहरूवियन सोशलिज्म, ठीक। अब देखो नेहरूवियन सोशलिज्म बेसिकली आपका यहाँ पे कैपिटलिज्म के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो एक इसके ऊपर आपका यहाँ पे कैपिटलिज्म के ऊपर है, जहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपके जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है होता है, जहाँ पे प्राइवेट जो आपके लोग हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल जो है यहाँ पे वो, और साथ साथ आपके जो यहाँ पे बिजनेसेस है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स को यहाँ पे ओन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे कैपिटलिज्म है, मतलब जो आपका यहाँ पे नेहरूवियन सोशलिज्म है बेसिकली, ये आपका यहाँ पे कैपिटलिज्म के ऊपर है, और यहाँ पे ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है एज सच, ठीक। अब उसके बाद हम लोग अगले पे चलते हैं। तो अगला हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है ना, वैसे तो ये आपका होने वाला है यहाँ पे रेडिकल सोशलिज्म, क्योंकि इंडिया में आपका यहाँ पे रेडिकल सोशलिज्म नहीं होता है कुछ भी, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेडिकल सोशलिज्म बेसिकली इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि लोग मतलब लोगों का ना रेडिकल व्यूज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बिलीव्स होते हैं यहाँ पे सोशलिज्म में, कि यहाँ पे वो कुछ एडवांस सिस्टम आप बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कम्युनिज्म फॉलो करने वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं उसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे रेडिकल सोशलिज्म। फिर साथ साथ आपके यहाँ पे हायरार्की और सोशल क्लासेस वगैरह जो हम देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे हायरार्की होता है, या फिर जो आपके सोशल क्लासेस है, तो जहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ देखने को मिल रही है वो आपके क्या है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे रेडिकल सोशलिज्म है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ये आपको बस याद रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं तो वो है आपका यहाँ पे कम्युनिटेरियन सोशलिज्म। तो कम्युनिटेरियन सोशलिज्म बेसिकली आपका क्या होता है, एक टाइप की आपके यहाँ पे फिलॉसफी है, जहाँ पे
आप ऐसा बोल सकते हो कि कनेक्शन है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच का, ठीक है? तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच का आपका एक कनेक्शन होने वाला है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब हो गया यहाँ पे कि जो भी आप यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह या प्रोडक्शन कुछ भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये आपका यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो। मतलब यहाँ पे एक तो लोग तो हैं ही, पर साथ-साथ आपके यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, ठीक है? तो ये कुछ 3 टाइप के आपके यहाँ पे सोशलिज्म होते हैं, आपको बस ये इतना याद रखना है। और इसमें रेडिकल सोशलिज्म नहीं होता है, जिसमें आप बोल सकते हो कम्युनिज्म आ जाता है, फिर सोशल क्लासेस वगैरह आ जाती है। तो इसलिए आपके यहाँ पे ये नहीं होता है, ठीक? तो यहाँ पे ए, सी और डी आपका यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट है और बी आपका यही प्रेजेंट नहीं है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा था, फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है? तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर तो होने वाला है यहाँ पे यूएसए, ठीक है? अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे यूएसए है, वो यहाँ पे न्यू स्टेट्स वगैरह को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फॉर्म नहीं कर सकता है जब तक उसको स्टेट परमिशन नहीं देती है, ठीक है? जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी पहले एक छोटी छोटी ये सब स्टेट्स थी, इन्होंने मिलके एक अपना यूएसए बनाया। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे यूएसए वो क्या है, एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। मतलब इसका क्या होता है बेसिकली कि जो आपका यहाँ पे यूएसए है, वो यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नया स्टेट फॉर्म नहीं कर सकता है, ना ही किसी स्टेट की आपकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है? जो अभी प्रेजेंट है वो वहीं पे प्रेजेंट रहेगा अनटिल यहाँ पे अगर स्टेट सामने से बोलता है, या फिर जब यहाँ पे मान लो यूएसए को चेंज करना है और वहाँ पे आपको स्टेट की परमिशन चाहिए होती है, तो स्टेट अगर परमिशन दे देता है तो उस केस में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, पर विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट। मतलब यहाँ पे स्टेट्स की हम आज पे बात कर रहे हैं, आपको स्टेट्स जैसे इंडिया में आपके यहाँ पे एमपी यूपी वगैरह है, तो वैसे वहाँ की भी आपकी जो स्टेट्स है, अगर उनकी परमिशन मिलती है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो उनकी बाउंड्रीज वगैरह, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया को हम लोग बोलते हैं एन इंडिस्ट्रक्टेबल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है? मतलब यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपके यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, उसके ज़्यादा पावर है, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा अथॉरिटी है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। और वो यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे आप बोल सकते हो बाउंड्री चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। हमने यहाँ पे आर्टिकल 3 के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? तो आर्टिकल 3 के बारे में हमने पढ़ा था और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। और मैंने आपको बताया था इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे फिदा के थ्रू आप यहाँ पे इजीली याद रख सकते हो। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 3 के ऊपर ही बेसिकली आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा बी। और इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्यों क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ठीक है? नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टोटलिटेरिज्म, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको ये वर्ड दे रखा है, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है यहाँ पे डिक्टेटर से रिलेटेड, कि यहाँ पे जहाँ पे भी आपका एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर आपकी एक पर्टिकुलर कमिटी या आप बोल सकते हो ग्रुप यहाँ पे कंप्लीट कंट्री को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी आप उसके बारे में वो सोचता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे स्टेटमेंट वाइज हम लोग चलते हैं, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखो पहले में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज़ नॉट अकीन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरिज्म। तो देखो ऑटोक्रेसी मतलब हो गया कि जहाँ पे लोगों के पास पावर होती है, ठीक है? मतलब पावर इन द सेंस कि यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर को, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट अकीन, अकीन मतलब होता है सिमिलर, ठीक है? तो इट इज़ नॉट सिमिलर टू ऑटोक्रेसी। तो हाँ, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिक्टेटर के बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ पे आपके पास एक भी फ्रीडम नहीं होगी, ठीक है? कुछ भी आपके पास फ्रीडम नहीं होगी। और इसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपसे डरा के, धमका के आपसे काम करवाया जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ पे बी पे चलते हैं, तो बी आपसे बोल रहा है कि इट असर्व्स पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बट इट डज नॉट असर्व पर्सनल फ्रीडम। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो गया और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इसको यहाँ पे पर्सनल फ्रीडम मिल जाती है पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपके पास कोई भी टाइप की फ्रीडम नहीं होती है इस पर्टिकुलर ऐसे स्टेट में या फिर ऐसी कंट्री में, ठीक है? फिर सी आपसे बोल रहा है कि इट इम्प्लाइज अबोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। हाँ, एकदम करेक्ट है यहाँ पे। फिर डी आपसे बोल रहा है कि इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड विद अ वन पार्टी स्टेट। तो हाँ, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वन पार्टी स्टेट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब वन पार्टी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कहने का कि हमेशा ही वही एक पर्टिकुलर जो आपकी पार्टी है वही हमेशा इलेक्शन जीतती आएगी, ठीक है? उसी का ही आपका रिप्रेजेंटेटिव पूरे कंट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वहाँ पे लोगों के पास कोई पावर ही नहीं है अपने लीडर को इलेक्ट करने की, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे वन पार्टी स्टेट भी आपके इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आती है, ठीक है?
तो यहाँ पे देखो बी आपका गलत था, जो कि था यहाँ पे कोई भी टाइप की फ्रीडम नहीं होती है इसमें, और यहाँ पे फ्रीडम को बता रहा था, इसलिए यहाँ पे ये गलत था और बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इंडियाज फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। तो पहला आपसे बोल रहा है कि देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे राज्यसभा। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल फोर्थ है वो आपको यहाँ पे बताता है कि राज्यसभा में किस स्टेट्स की कितनी सीट्स है। ठीक है, और आपको पता होगा कि हर एक स्टेट की यहाँ पे जो सीट्स होती है वो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि आपके यहाँ पे पॉपुलेशन भी एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है, और आपका लैंड एरिया। ठीक है, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि पॉपुलेशन की वजह से ही आपकी जो सीट्स होती है यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट्स की वो यहाँ पे कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी नहीं होती है रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे राज्यसभा में हर एक स्टेट के पास। ठीक, अब दूसरा आपसे बोल रहा है कि सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द यूनियन एज अ फुल फ्लेज स्टेट। तो हाँ, ये भी आपका एकदम करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो सिक्किम है ये आपका 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 1975 में हमारा इंडिया में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ठीक है, फिर अगली चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगली चीज़ आपसे यहाँ पे बोली जा रही है सी ऑप्शन में कि स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर आंध्र प्रदेश अंडर आर्टिकल 371 डी। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 371 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना है आपको। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे बात हो रही है कि सिर्फ यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है अंडर 371 डी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना के बारे में भी यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। ठीक है, अब ये आर्टिकल बेसिकली बता क्या रहा है, ये आपको एक टाइप का स्पेशल स्टेटस देता है कुछ स्टेट्स को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ तो लिख दे रहा हूँ, पहले तो याद रखना। ए जो है आपका मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 371 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अब मैं ए बी सी डी जो है हमारे उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। तो आप समझ जाना मैं यहाँ पे 371 ए 371 बी ऐसे करके बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ए आपका यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे नागालैंड के स्पेशल स्टेटस के बारे में। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पे बी है वो यहाँ पे बात करता है असम के स्पेशल स्टेटस के बारे में। फिर सी जो है आपका यहाँ पे वो मणिपुर के स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करता है। और डी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों के ऊपर बात करता है। ठीक है, डी के बाद आता है आपका ई, और ई आपका बात करता है सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के ऊपर। ठीक है, फिर एफ आता है, एफ आपका बात करता है यहाँ पे सिक्किम के बारे में। ठीक, फिर सिक्किम के बाद यहाँ पे जो आता है एफ के बाद वो आता है जी, और ये आपका बात करता है मिजोरम के बारे में। ठीक है, मिजोरम के बारे में। और जी के बाद आता है एच, एच आपका यहाँ पे बात करता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। फिर उसके बाद आई है आपके पास, आई उसके बाद गोवा के बारे में बात करता है। और लास्ट है यहाँ पे जे, जो कि आपका यहाँ पे कर्नाटका के बारे में बात करता है स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड। ठीक है, तो इन्हीं स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की जाती है 371 आर्टिकल में, और हर एक में अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्टेट के स्पेशल स्टेटस के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ जी वाले को। ठीक है, तो जी आपका यहाँ पे किससे रिलेटेड है, यह आपका यहाँ पे मिजोरम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसके साथ साथ तेलंगाना भी। अगर सिर्फ आंध्र प्रदेश का बोलता तो यहाँ पे वो होना चाहिए था आपका ई। ठीक है, 371 ई। तो यही गलत है और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर डी आपसे क्या बोल रहा है कि डी आपसे बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेबल्स द फेडरल गवर्नमेंट टू एक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ अ यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो हमने यहाँ पे इमरजेंसी से रिलेटेड जब क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी आपके यहाँ पे इमरजेंसी लगती है तो जो भी आपकी स्टेट की पावर्स है वो सब आपकी यहाँ पे सेंटर के पास आ जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सब सेंटर के पास आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब सिर्फ आपकी एक ही गवर्नमेंट है पूरे कंट्री में। ठीक है, मतलब यहाँ पे चाहे स्टेट पे बात करो या फिर सेंटर में बात करो, हर जगह पे अब सिर्फ आपका यहाँ पे स्टेट जो आपकी सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसी की बात या उसी के लॉज माने जाएंगे जब भी यहाँ पे इमरजेंसी लगती है। तो इसलिए आपकी यहाँ पे ये भी क्या हो गई, एकदम करेक्ट हो गई। ठीक, तो यहाँ पे सी आपका गलत था, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और ये जरूर कर लेना 371 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब देखो ये आपका एक टाइप का क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसी में ही मैंने आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन भी करा रखे हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ बेसिकली, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो देखो पहला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। तो ये देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका 85th नहीं है, वो 86th है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है, और आपसे इसी के बारे में पूछा जा रहा था, मतलब नॉट यहाँ पे पूछा जा रहा था, जो भी आपकी गलत स्टेटमेंट है वो। ठीक,
अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हाँ, एकदम यहाँ पे ये करेक्ट है। प्रिवेंटिव की भी बात होती है यहाँ पे और पुनिटिव की भी बात होती है। इसका मतलब क्या है बेसिकली कहने का, कि प्रिवेंटिव मतलब हो गया कि आप यहाँ पे क्राइम करने जा रहे थे पर उससे पहले यहाँ पे आपको पकड़ लिया गया, ठीक, उसको मतलब आपको यहाँ पे रोक दिया गया, आप ऐसे समझ सकते हो। और पुनिटिव मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे क्राइम कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे पकड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद सी पे चलते हैं। तो सी का आप देखते हैं हम लोग। तो सी में लिखा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है पार्ट 3 में क्या आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, और जो आपका यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपका किसमें, आर्टिकल 32 में है, ठीक है। फिर डी आपसे बोल रहा है कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो अब आपको ना यहाँ पे इसमें दिक्कत हो सकती थी कि आप यहाँ पे डी मार्क कर देते हो और एक ही जगह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी गलत क्यों, मतलब गलत क्यों नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपके हाई कोर्ट का यहाँ पे जो रिट्स होता है, मतलब जो यहाँ पे हाई कोर्ट जिस जिस मैटर पे रिट इशू कर सकती है वो ज़्यादा मैटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही आपकी यहाँ पे रिट को इशू कर सकती है। वहीं पे हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ और भी जो आपके यहाँ पे मैटर्स होते हैं उन सब में आपके यहाँ पे रिट इशू कर सकती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हाई कोर्ट के जो आपके रिट जुडिक्शन है वो आपका वाइडर है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही यहाँ पे आपके रिट्स को इशू कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा था, जो आपका है ऑप्शन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी बेसिकली आपके यहाँ पे होती क्या है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी, आपको नॉर्मल चीज़ तो पता ही है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया कि यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके यहाँ पे सिटीजन्स जो है यहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है, तो हर तरीके से मतलब हर एंगल से आपके जो सिटीजन्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसी को हम लोग बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, ठीक है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो ए में आपसे क्या बोल रखा है कि इट प्रोपाउंड्स दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसीज। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आपको पता है कि डेमोक्रेसीज में यहाँ पे पावर किसके पास होती है, यहाँ पे सिटीजन्स के पास होती है, या फिर आप बोल सकते हो लोगों के पास होती है, ठीक है। पर्सन के पास होती है, पीपल के पास होती है वगैरह, ठीक है। उसके बाद बी में देखते हैं। बी में आपसे बोल रहा है कि सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट्स। तो हाँ, ये भी एकदम करेक्ट है। मैंने आपको बोला था कि प्रोटेक्टिव मतलब क्या है, यहाँ पे हर तरीके से लोगों को आप बोल रहे हो प्रोटेक्ट करा रहे हो, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम भी रखा गया प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपको बी स्टेटमेंट दे रखी है। देखो अब इंक्रोचमेंट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि अनऑथराइज तरीके से आप यहाँ पे पब्लिक लैंड को ऑक्यूपाई कर लो, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट यहाँ पे अगर करती है ऐसा, तो उससे यहाँ पे इनको बचाया जा सके सिटीजन्स को, तो वो भी आपका यहाँ पे इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर सी में चलते हैं। तो सी आपसे बोल रहा है कि इट इज़ कंपैटिबल विद लेस फेयर कैपिटलिज्म। तो देखो यहाँ पे जो ये टर्म है ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये यहाँ पे याद रखनी है आपको, ठीक है। ये आपके यहाँ पे पॉलिटी से भी रिलेटेड है, पर ज़्यादा आपको यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब इसका मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप का ये इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप्स या फिर लोगों के बीच में आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, और इसके वजह से आप यहाँ पे ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लोग अपने बीच में कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है किसी भी रेगुलेशन का या फिर किसी भी चीज़ का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लेज़े फेयर कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन। ये आपका यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब देखो डी आपसे बोल रहा है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म एज इक्वल वोटिंग राइट। तो हाँ, एकदम करेक्ट है। और आपको पता है कि यहाँ पे हर एक के पास अगर वोटिंग राइट होगी तभी आप एक टाइप से सिटीजन को क्या कर रहे हो, आप प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। तो इसको भी आपको यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव मतलब है कि हर एंगल से आप यहाँ पे सिटीजन्स को ही प्रोटेक्ट करने की अपनी तरफ से फुल आप बोल रहे हो कि सपोर्ट कर रहे हो ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ सेकुलर स्टेट। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेकुलर मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिलीजन ना हो, आपका ऐसा कोई भी स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर स्टेट, ठीक है। अब देखो ए आपसे बोल रहा है कि इट रिफ्यूजेस थेरोक्रेसी। तो थेरोक्रेसी मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को आप यहाँ पे भगवान मानने लगते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर उसके हेड को आप यहाँ पे भगवान मानने लगते हो, या फिर उसके गाइडेंस पे आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डिवाइनली गाइडेड वगैरह ये सब। तो एक टाइप से आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हो कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट को या फिर उसके हेड को आप यहाँ पे भगवान मानने लगते हो। तो उसको यहाँ पे ये रिफ्यूज करता है, यहाँ पे सेकुलर स्टेट यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत, मतलब ये सही स्टेटमेंट है बेसिकली, क्योंकि रिफ्यूज कर रहा है। फिर भी आपसे बोल रहा है कि इट सेपरेट्स रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो हाँ, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑफिशियल रिलीजन ही नहीं है जब यहाँ पे, तो बेसिकली इसका मतलब ही क्या होगा कि यहाँ पे रिलीजन को अलग किया जा रहा है
आपके स्टेट से, ठीक है, मतलब स्टेट अलग गवर्न हो रहा है, पर वहाँ पे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ में। फिर सी आपसे बोल रहा है स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। तो देखो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पे कि अगर आपको सेकुलर बनना है तो आपको यहाँ पे डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हो कि प्री रिक्विजिट नहीं है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे पहले आप डेमोक्रेटिक बनो, उसके बाद ही आप यहाँ पे सेकुलर बनोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक और सेकुलर दोनों अलग टर्म्स है। कोई भी कंट्री आपकी सेकुलर भी बन सकती है अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है तब भी, और अगर कोई कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक है और वो सेकुलर नहीं है तब भी आपका यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको सेकुलर बनने के लिए डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर डी आपसे बोल रहा है कि इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे बोला ही जा रहा है रिलीजन से रिलेटेड है यहाँ पे कि आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी होता है रिलीजन का, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे रिलीजियस हार्मनी, यहाँ पे भाईचारा वगैरह ये सब बढ़ा के रखनी है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ यहाँ पे किसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी नहीं है सेकुलर स्टेट बनने के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आपका यहाँ पे ये आर्टिकल आया था, या फिर बोल सकते हो ये एक्ट जो आया था आपका बेसिकली, तो ये आपका यहाँ पे किस डेट के बाद और किस डेट पे, ठीक है, मतलब किस डेट से आपका यहाँ पे इस एक्ट ने यहाँ पे सिटीजनशिप देने का, या फिर आप बोल सकते हो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती थी उन सबको यहाँ पे किस एक्ट ने यहाँ पे देखा है। तो वो आपका यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे सिटीजनशिप 1955 एक्ट, और ये आपकी डेट जो यहाँ पे पूछी गई ये आपकी है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 26 जनवरी 1950 से आपके यहाँ पे 1955 तक जो आपका यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट आया है, ये आपका यहाँ पे सिटीजनशिप के बारे में इस चीज़ों को देखता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अगर किसी की हटी है, ठीक है, उसको कैसे हटानी है वगैरह, कोई भी आपका यहाँ पे किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो कौन से आपके डिफरेंट टाइप्स है सब आपके यहाँ पे इस पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी आपके यहाँ पे चीज़ें होती थी तो सबको यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर एक्ट देखता था। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये एक्ट आपका कौन से डेट से देखता था, तो ये आपका था यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 338 ए। तो ये भी आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल 338 आपको बताता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में, और ये आपका आया था 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और अगला जो है आपका यहाँ पे ये बताता है 338 ए के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका आया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना। फिर अगला आपको जो बता रहे हैं यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये आपका आया था 338 बी में, ठीक है, और ये आपका आया था 102nd में, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी बता दिया और कौन से यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड है ये भी बता दिया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपसे यहाँ पे डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके है बेसिकली ये आपका, और आपको आर्टिकल्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी एन राव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट तो थे आपके यहाँ पे एच सी मुखर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो ये थे आपके यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद आपके यहाँ पे कौन थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे एडवाइजर तो आपको यहाँ पे बता ही रखा है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बेसिक काम क्या था, या फिर आप बोल सकते हो फंक्शन क्या था इनका। तो इन्होंने ही बेसिकली आपका जो स्टेट एम्बलम आप देखते हो तो इन्होंने ही अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। फिर इन्होंने ही आपका यहाँ पे नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 में, और नेशनल फ्लैग को भी इन्होंने ही अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में, और नेशनल एंथम को भी इन्होंने ही अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। मतलब यहाँ पे अडॉप्शन का यहाँ पे इनका मेन फंक्शन भी था, ठीक है। जैसे इन्होंने मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेट एम्बलम इन्होंने अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इन सब यहाँ पे इन सब चीज़ों को इन्होंने ही अडॉप्ट किया। फिर साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही यहाँ पे इलेक्ट किया था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको चीज़ें याद रखनी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उनको ही यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। और एक और याद रख लेना कि आपके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, तो उनका नाम था यहाँ पे जो एस सिन्हा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, उनका फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली आपका यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदन नंद सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इतना चीज आपको यहाँ पे इसके बारे में याद चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज डिफेंडेड बाय डॉक्टर PR अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर होने वाला है 356 आर्टिकल। और आपको पता है कि 356 क्या है, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट रूल या फिर आप बोल सकते हो इसको स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। अब बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। तो बाकी आपका 352 आपका यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। फिर 368 हमने यहाँ पे देखा था कि अगर पार्लियामेंट को अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे उसको 368 आर्टिकल यूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे अगर 359 की बात करते हैं, तो 359 बताते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो जो आपकी यहाँ पे सस्पेंड होंगी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आर्टिकल्स के बारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया। और यहाँ पे आपका आंसर होने वाले 356 आर्टिकल, जो कि आपका बताता है प्रेसिडेंट रूल को, और यही यहाँ पे आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पे हुआ है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे पार्लियामेंट में अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखानी पड़ती है हर एक फाइनेंशियल ईयर में। तो वो आपका यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 112 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है 112 होने वाला है। और ये भी आपका स्टैटिक जीके का ही आंसर तक क्वेश्चन है। और 110 आपको पता है यहाँ पे मनी बिल से रिलेटेड है। 113 की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे बताते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो यहाँ पे पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे अप्रूवल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसमें अप्रूवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए यहाँ पे याद रखना है। फिर 111 में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 111 में बेसिकली यहाँ पे जो बिल्स आप लाते हो आपके यहाँ पे हाउसेज में, तो उसको जो प्रेसिडेंट असेंट देता है, मतलब यहाँ पे क्या असेंट दे रहा है, यहाँ पे पास कर रहा है वगैरह, तो यहाँ पे उसके ऊपर बेसिकली बात की गई है, ठीक है, 111 में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको डीप नॉलेज नहीं है तो आप ये आंसर यहाँ पे नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डीप नॉलेज इन द सेंस, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है स्टेटमेंट्स की, तो आप यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, मतलब यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक। तो देखो पहली स्टेटमेंट में आपको दे रखा है द प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं करता है, वो किसको करता है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया गलत। दूसरा आपसे बोल रहे द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो अपना रेजिग्नेशन जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट अपना यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे याद रख लेना कि ये दोनों आपस में ही अपने रेजिग्नेशन एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आपसे बोल रहा है द CAG ऑफ इंडिया इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक सेम मैनर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो इन सेम मैनर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, बेसिकली आपका यहाँ पे लाइक मैनर ऑफ है जज, ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जिस तरीके से आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे CAG को भी हटा सकते हो। ये आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, पर यहाँ पे प्रेसिडेंट दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। तो देखो 1 एंड 3 तो अभी तक आपका यहाँ पे आंसर मिल रहा है, ठीक। फिर 4 पे चलते हैं। 4 आपको बोल रहा है अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर द हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखो ये भी गलत है, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन नहीं देता है, ये किसको देता है, ये अपना देता है यहाँ पे प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अगर डीप नॉलेज है तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो ये भी आपका क्या यहाँ पे गलत है। और 1, 3 एंड 4 आपका यहाँ पे आंसर होगा, मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और मैंने आपको बता दिया कि उसकी जगह क्या क्या होना चाहिए था, ठीक है, जो करेक्ट हो सकता है स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे बेसिकली है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपके यहाँ पे क्या क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आता है, DPSP आता है, फिर यूनिटी आता है, कंट्री का सोवेनिटी आता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपके यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के।
तो यहाँ पे ए आपको बोल रहा है इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अमेंडिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे पार्लियामेंट इन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये इसके स्कोप के बाहर है। अब देखो अगर पहला करेक्ट है तो तीसरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तीसरा आपसे बोल रहा है कि ये पावर में आता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दूसरे से ही बात करते हैं। दूसरा आपसे बोल रहा है कि इट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पीपल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, इसके अंदर क्या क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स आता है, डीपीएसपी आता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह आ गए, ठीक है, सोवेनिटी आ गया, यूनिटी आ गया कंट्री का। तो ये सब चीज़ें आपकी इसी की वजह से आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपके यहाँ पे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ द यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनिटरी की, तो यूनिटरी के कौन कौन से फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसका फीचर होता है सिंगल सिटीजनशिप, आपका एक पर्टिकुलर फीचर होता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक फीचर होता है। फिर आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी आपका यहाँ पे यूनिटरी का एक फीचर होता है, ठीक है। ऐसे आपके और भी सारे फीचर्स होते हैं, पर मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके बताए हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फेडरल की, तो फेडरल में जैसे यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर किसी कंट्री के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो एक टाइप का आपका क्या है, यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का आपका एक फीचर होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इंडिया के पास देखो सिंगल सिटीजनशिप भी है, मतलब यहाँ पे इंडिया की यूनिटरी भी है, और फेडरल है क्योंकि हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या आपकी एक टाइप की कोसाई फेडरल है, मतलब यहाँ पे कि इंडिया की यहाँ पे यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोसाई फेडरल बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कोसाई यूनिटरी क्यों नहीं है, आप ये सोच सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोसाई यूनिटरी मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब है यहाँ पे कि जो आपके यहाँ पे स्टेट्स और प्रोविंसेस है, जैसे यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टेट्स हुई या फिर हमारी जो यूटीज हुई, तो इन सब की पावर जो है ना वाइड होती है आपकी यहाँ पे सेंटर से, तब हम यहाँ पे बोलते हैं कोसाई यूनिटरी। पर ऐसा नहीं है हमारे केस में, क्या है यहाँ पे सेंटर की ज़्यादा अच्छी पावर है, या फिर आप बोलो ज़्यादा वाइड वाली पावर है, ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कोसाई फेडरल, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे कोसाई फेडरल क्यों है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, और फीचर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। now चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ईयर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो देखो हम यहाँ पे रिवर्स चलते हैं, तो आपसे डी ऑप्शन बोल रहा है, ये भी आपका एक टाइप का मिक्स्ड क्वेश्चन ही है। तो डी आपसे बोल रहा है आर्टिकल 368 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि 368 से आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सी में क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 19(1)(f हैज़ बीन ओमिटेड। तो आपको पता है, मैंने आपको पिछले में बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका यहाँ पे, वो यहाँ पे ओमिट हुआ था, और आर्टिकल 31 आपका बेसिकली ओमिट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 35A है, वो आपका एक टाइप का स्पेशल राइट्स आपको देता है JNK के मेंबर्स को, या फिर आप बोलो सिटीजन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे इसकी करेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पे बी भी आपका करेक्ट है। अब गलत कौन सा है यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, कि यहाँ पे डीपीएसपी बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अप्लाई नहीं होता है, तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो जो आपका यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये आपका सेटअप हुआ था 2010 में, ठीक है। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये एक टाइप का स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर आपका ट्रिब्यूनल है, ये कौन से एक्ट को फॉलो करता है, तो ये आपका फॉलो करता है नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको दे रहा है इट वॉज सेटअप इन द ईयर 2010, तो एकदम करेक्ट है। और ये देखो आपका यहाँ पे रिलेटेड है राइट टू लाइफ पे, ठीक है। राइट टू लाइफ जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 21 है, उससे भी रिलेटेड है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे ये इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, ठीक है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ एकदम करेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि यहाँ पे कैसे आप अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हो वगैरह, ठीक है। फिर से आपसे बोल रहा है इट में कंसिडर गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 21 आ गया वहाँ पे राइट टू लाइफ में। और डी आपसे बोल रहा है कि इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर्स लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, और यही आपका यहाँ पे आंसर है।
नाउ इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्पररी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर अंटिल द डिमांड्स आर वोटेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे दी है और आपसे पूछा है कि हम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कहने का, बेसिकली कि यहाँ पे आपको एडवांस में ये ग्रांट दी जाती है यहाँ पे टेम्पररी, जो कि आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेसिकली ज़रूरत होती है, जो उनको ज़रूरत होती है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ग्रांट दे दी जाती है उनको। और ये कब दी जाती है, ये आपको दी जाती है हमेशा नए फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक टाइप से आपको ना लीगली एम्पावर कर रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट को, कि वो यहाँ पे पैसों को यहाँ पे यूज कर सकती है ट्रेजरी फंड से। ठीक है, मतलब जो उनकी ट्रेजरी है वहां से वो यहाँ पे पैसों को यूज कर सकती है, जो भी उन्होंने बजट निकाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये कब यहाँ पे आता है, ये आता है बजट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उन्होंने बजट निकाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उनके पास ट्रेजरी है उनमें से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे पैसों को यूज कर सकती है, निकाल सकती है उस ट्रेजरी से बजट के अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने अपने चीजें दे रखी है बजट्स में। ठीक, अब उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है वोट ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली ये एक टाइप का आपका स्पेशल प्रोविजन है जहाँ पे गवर्नमेंट को ये अलाउ किया जाता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। मतलब यहाँ पे कुछ आपके ऐसे एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं जो यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट नहीं होता है, तो उसको यहाँ पे खत्म करने के लिए या फिर उसको यहाँ पे मीट करने के लिए आप बोल सकते हो यहाँ पे उसको एम्पावर करता है यहाँ पे गवर्नमेंट को, क्या, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है आपका वोट ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे आपके अनएक्सपेक्टेड आपके एक्सपेंसेस आ गए, उसको यहाँ पे मीट करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए आप यहाँ पे वोट ऑफ क्रेडिट देते हो। ठीक है, फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है एडवांस अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एडवांस अकाउंट बेसिकली यहाँ पे किससे रिलेटेड है, आपका यहाँ पे एक टाइप से आपका ये फाइनेंशियल प्रोसेस से रिलेटेड आपका इंडियन गवर्नमेंट के। बस आपको यहाँ पे इस चीज के बारे में बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका आंसर था वोट ऑन अकाउंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया एसजीआई इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका यहाँ पे, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट है और यहाँ पे आपको एक एक आंसर बेसिकली आपको दे रखा है, मतलब आप यहाँ पे एक ही आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गलत कौन कौन से है बेसिकली, वो है आपके यहाँ पे पहला आपको गलत दे रखा है कि एसजीआई जो है आपका यहाँ पे चीफ लीगल एडवाइजर होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एसजीआई आपका चीफ लीगल एडवाइजर नहीं होता। चीफ लीगल एडवाइजर कौन होता है, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, तो एजीआई आपका यहाँ पे चीफ लीगल एडवाइजर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि एसजीआई इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे देखो एकदम करेक्ट है, ये तो आपका आपका आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि आपसे नॉट पूछा है। सी आपसे बोल रहा है द पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो अब ये आपका गलत हो गया, क्योंकि ये आपका ये जो एसजीआई है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, फिर लास्ट में आपसे बोल रहा था एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पे ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे ए एंड सी आपके दोनों ही करेक्ट आंसर थे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत दे रखी है। तो यहाँ पे आप ए या सी कुछ भी मार्क करके आते तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाते। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि इनमें से अगर आपने अटेम्प्ट किया होता है एटलीस्ट, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकते थे। ठीक, तो आपके यहाँ पे ए एंड सी दोनों यहाँ पे आंसर होने चाहिए थे जो यहाँ पे करेक्ट होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपके किस में आते हैं, आर्टिकल 323A में आते हैं। ये आपको यहाँ पे बस पता होना चाहिए था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है हम उसके थ्रू यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला आपसे बोल रहा था पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बोथ एट द यूनियन एट स्टेट लेवल। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है यहाँ पे स्टेट में भी बना सकता है और यूनियन में भी बना सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी करेक्ट है। बी आपसे बोल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स मेक लुक इनटू डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। तो आपका यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है कि जो आपके यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं, तो वो आपके यहाँ पे रिक्रूटमेंट के रिलेटेड केसेस को भी देखते हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ पे जो आपके पब्लिक सर्विसेज में जो लोग अपॉइंट हुए हैं तो उनको भी आपका यहाँ पे ट्रिब्यूनल देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाली है। फिर सी पे चलते हैं। सी आपसे बोल रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड बाय अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स टू अलाउ फॉर स्पेशल लीव टू अपील। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सक्लूड नहीं हो सकते आपके यहाँ पे कोर्ट के जुरिडिक्शन से, तो इसलिए गलत है।
क्योंकि वो यहाँ पे हमेशा कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर रहेंगे, तो सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत पूछा था और सी आपका गलत है। डी आपसे बोल रहा है द लॉ एस्टैब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल्स में प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग रूल्स ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट है कि जो भी आपके यहाँ पे लॉज होते हैं आपके एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल्स को बनाने के लिए, ठीक है, वो एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड रूल्स आपके यहाँ पे उसको फॉलो करके ही आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी भी आपका करेक्ट है, सी आपका गलत है क्योंकि वो जो है आपके ट्रिब्यूनल जो भी आप बना रहे हो तो वो आपके यहाँ पे कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर रहते हैं, ना कि बाहर। ठीक है, मतलब कोर्ट उन पे डिसीजन दे सकता है, ऐसा यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे ये है। नाउ हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स पीएम ऑफ इंडिया टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, तो यहाँ पे ये पीएम की ड्यूटी है कि वो पर्टिकुलर डिसीजंस को या फिर आप बोलो उन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे उनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ पे पूछी जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट आपका ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है आपके कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 78 आर्टिकल। ठीक है, क्योंकि 74 अब देखो यहाँ पे बाकी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो 74 आपका बताता है कि हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पे कौन बताता है, 74 बताता है। फिर 75 आपको क्या बताता है, यहाँ पे 3 चीज़ें बताता है। पहला बताता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट आपके पीएम को अपॉइंट करता है। दूसरा बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ पे अपॉइंट हो रहे हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है पर एडवाइस पे करता है पीएम की। ठीक है, मतलब पीएम एडवाइस करता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कंप्लीटली आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर डी जो है आपको आर्टिकल दे रखा है 81, तो ये 81 जो आर्टिकल है ये आपका बताता है कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा, मतलब कि यहाँ पे लोकसभा में क्या कॉम्पोजिशन होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे आर्टिकल 81 बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 78। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया शेल नॉट एक्सीड। मतलब यहाँ पे जो आपके टोटल मेंबर्स हैं यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी आपके यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, मतलब टोटल नंबर जो आपकी स्ट्रेंथ है यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि वो यहाँ पे किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका है 15% से, मतलब यहाँ पे 15% जो यहाँ पे लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज़्यादा आपके यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपकी आई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है आपने यहाँ पे ऐड कर रखी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ये ऐड हुई है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी, मतलब यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना, यहाँ पे किसने स्टार्ट किया था। यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एज अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी यहाँ पे जो है यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो यहाँ पे किसने शुरू किया है, तो वो यहाँ पे शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इज ऑपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो जाएगा पीएमओ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। और जो आपको यहाँ पे अलग अलग आपको और दे रखा है यहाँ पे, जैसे द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपको दे रखा है, तो ये आपकी आती है होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो खुद ही एक मिनिस्ट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये आपको हेड करते हैं, इसको कौन हेड करता है यहाँ पे, ये हेड करते हैं यहाँ पे हमारे पीएम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसको हेड कौन करता है, यहाँ पे पीएम हेड करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे सबके बारे में हमने बात कर ली है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में आपको यहाँ पे कौन ऑपरेट करता है, तो ये ऑपरेट करता है पीएमओ। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला आपसे बोला जा रहा है द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये आपका गलत है क्योंकि इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट ही करता है यहाँ पे गवर्नर। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अटॉर्नी जनरल आपका यहाँ पे लीगल एडवाइजर होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वैसे ही आपका एडवोकेट जो जनरल है आपका यहाँ पे वो स्टेट में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे गवर्नर करता है, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली तो गलत हो गई। दूसरी आपसे बोल रहा है प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलिएट एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कॉमा है, इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो।
पर आपको अगर मैंने पहले भी आपको बता रखा है इन सब के जुरिडिक्शन के बारे में, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि डिफरेंट टाइप के आपके जुरिडिक्शन कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हाई कोर्ट सिर्फ़ यहाँ पे जो फ़ॉलो करता है इन तीनों में, मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ इन तीनों में, तो इन तीनों में कौन-कौन सी वो फ़ॉलो करता है? तो एक तो करता है यहाँ पे वो ओरिजिनल, ठीक है? और एक करता है यहाँ पे आपकी एपिलिएट। तो वो एडवाइज़री यहाँ पे जुरिडिक्शन को फ़ॉलो नहीं करता है, मतलब यहाँ पे वो आप बोल सकते हो कि जो यहाँ पे इनकी हाई कोर्ट का यहाँ पे जो प्रोसीजर है, मतलब यहाँ पे किस-किस चीज़ों को यहाँ पे कौन-कौन से जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, तो उनमें से एडवाइज़री जुरिडिक्शन उसका पार्ट नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आपके यहाँ पे सेकंड भी आपका यहाँ पे गलत है और इसका आंसर होगा डी ऑप्शन नाइदर वन नॉर टू। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि हमारा यहाँ अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक? अब बेसिकली यहाँ पे किससे रिलेटेड बात हो रही है? पीडीएस से रिलेटेड बात हो रही है, जो कि आपका यहाँ पे एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है? जिसको आप बोल सकते हो किसके अंदर ये आता है? तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ ऑपरेटेड अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है? स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बेसिकली। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, यहाँ पे स्टेट भी यहाँ पे ऑपरेट करता है यहाँ पे और सेंटर भी करता है, मतलब जॉइंटली मिलके ये लोग करते हैं, ठीक है? दूसरा आपसे बोल रहा है यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ये, कि यहाँ पे सेंटर की तरफ से बेसिकली एफसीआई जो है यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे इन सब चीज़ों को परफॉर्म करती है यहाँ पे और ये पास पास ऑन करती है आपके स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है? फिर तीसरा आपसे बोल रहा है कि बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो अब ये आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका काम होता है स्टेट का, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि ओनली स्टेट, ठीक है? मतलब यहाँ पे कौन-कौन यहाँ पे एलिजिबल है, कौन-कौन से एलिजिबल बेनिफिशियरीज़ है, मतलब यहाँ पे फूड आपका यहाँ पे, क्योंकि एक एक टाइप का क्या है, ये आपका एक टाइप का फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, तो यहाँ पे ये देखना कि कौन एलिजिबल है इस सिस्टम के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टेट का काम होता है, ना कि सेंटर का। तो सेंटर यहाँ पे कौन से काम कर रहा है? सेंटर यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट में आपको दे रखा है, ये सब काम कर रहा है, ठीक है? फिर फोर्थ आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि सम स्टेट्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन थ्रू द पीडीएस आउटलेट सच एज पल्सेस, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4, मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 1, 2 एंड 4, ठीक है? और यहाँ पे सी गलत क्यों है, मतलब थर्ड गलत क्यों है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो यहाँ पे आपको अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट दे रखे कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आता है, ठीक है? तो नॉट आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन सी है ये बेसिकली आपका बना था अंडर कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो बाकी सब आपके हैं ये सब आपके आने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बस डिपार्टमेंट्स की बस नॉलेज होती तो बस उतने में क्लियर हो जाता, पर मैं ये बोलूँगा कि ये मतलब ये टफ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादातर आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो जो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड आते हैं, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड हो, पर आप यहाँ पे किसी मिनिस्ट्री के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं वगैरह आप ये नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा, रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है? कौन-कौन से डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट द मैक्सिम नो मैन और पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है? बिना सुने यहाँ पे आप उसको सज़ा नहीं सुना सकते, ऐसा यहाँ पे कौन सी टर्म आपको यहाँ पे बेसिकली बोल रही है? तो ये सब आपके यहाँ पे लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है और इसका करेक्ट आंसर है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑडी एट्राम पर्टम, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ही आपको दे रखा है, पहले तो यहाँ पे आपको यही पता चल गया। अब जो यहाँ पे आपको बाकी स्टेटमेंट दे रखी है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखी है ऑट्री फॉयस एक्वेट, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक इंसान है जिसको कोई सज़ा यहाँ पे पहले कोई केस यहाँ पे वो लड़ रहा था, ठीक है? और उस केस में यहाँ पे वो पहले यहाँ पे ट्रायल उसका हो चुका है और उसमें उसको सज़ा नहीं मिली थी। अब यहाँ पे वापस से अगर वो केस चल जाता है तो उसके ऊपर ही यहाँ पे आप ये टर्म यूज़ करते हो। ये बेसिकली आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जो भी आपका यहाँ पे डिफेंडेंट होता है, उसको यहाँ पे, कि वो यहाँ पे ऑलरेडी उस केस से रिलेटेड अपना ट्रायल दे चुका है और वहाँ पे वो कन्विक्ट नहीं हुआ था, ठीक है? मतलब यहाँ पे उसको बरी कर दिया गया था, आप ये समझ सकते हो। वहीं पे आपके लिए एक और स्टेटमेंट दे रखी है ऑप्शन नंबर सी में,
ऑट्रीफोएस कॉन्विक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा हो जाता है कि यहाँ पे उसने ट्रायल तो दिया है पर यहाँ पे वो कन्विक्ट हो गया था, ठीक है, उस पिछले वाले ट्रायल में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर भी आपको दे रखा है नॉन बेस इन एमडेम। तो इसका बेसिक इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पे जो जज करा जा रहा है बेसिकली यहाँ पे जो केस के लिए, तो आप यहाँ पे 2 बार आप कर रहे हो एक ही ऑफेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है कि आप यहाँ पे एक ऑफेंस के लिए 2 बार जज कर रहे हो, यहाँ पे वो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो यहाँ पे तो करेक्ट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस ऐसे द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये आप किसी भी में जोड़ सकते हो, हिस्ट्री में भी जोड़ सकते हो, करंट अफेयर में भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे आपका फ्रांसिस फुकुयामा, जो कि आपके अमेरिकन राइटर है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछता है डेनियल बेल ने यहाँ पे कौन सी आप बोल सकते हो बुक लिखी है वगैरह, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है। द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यहाँ पे इन्होंने लिखी है। फिर अगर यहाँ पे आपसे पूछता है बेसिकली कि एंथनी गिडेंस ने यहाँ पे कौन सी लिखी है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा थ्योरी ऑफ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है। और फिर जो आपके अब्राहम लिंकन है, तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही है कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएस के। तो यहाँ पे ये आपसे बस बेसिकली पूछा था, और ये आई थिंक 16th प्रेसिडेंट थे। पर एक बार आप गूगल करके चेक कर लेना, जितना मुझे याद है 16th प्रेसिडेंट थे आपके यहाँ पे यूएस के, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछ रखा है यहाँ पे ईडी के बारे में, ठीक है। अभी देखो आपको पता होगा कि ईडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाल फिलहाल में भी, तो आपको इसके बारे में भी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। जितनी भी चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हो इन सब के बारे में, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में भी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ईडी की बेसिकली बात हो रही है। अब यहाँ पे पहले में आपसे बोला जा रहा है कि इट इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपका ये, क्योंकि ये एक टाइप की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे घोटाले वगैरह ये सब में यहाँ पे आपकी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे बी आपको दे रखा है यहाँ पे कि इट इन्फोर्सेज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे ये भी करेक्ट है। और इट इन्फोर्सेज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड भी आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर एजेंसी ही देखती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे आपको दे रखा है कि इट इन्फोर्सेज द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। तो यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर नहीं आता, ये किसके अंदर आता है आपका यहाँ पे इनकम टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका जो स्टेटमेंट है आपका किसके अंदर आएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट था, क्योंकि वो गलत है, आपसे गलत ही पूछा गया। जो अब कुछ आपके क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड होंगे, तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो यहाँ पे ये कहा था आपके जॉन लॉके ने, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में। तो ये थ्योरी आपके यहाँ पे किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी आपके यहाँ पे जॉन ऑस्टिन ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आने हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अब आप सोच सकते हो यहाँ पे रेयर हो गया। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको बस याद रखनी है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको यहाँ पे 110% पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो देखो सेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप एक पर्टिकुलर सेंटर जगह पे आप आ गए हो या फिर एक जगह पे आप ला रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका यूनिटी आपका इसका एक फीचर होता है, यूनिफॉर्मिटी भी आपका होता है, और प्रॉस्पेरिटी भी आपका यहाँ पे होता है। अब लिबर्टी इसका नहीं होता है, क्योंकि लिबर्टी मतलब क्या है यहाँ पे कि आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हो, आपके पास फुल्ली लिबर्टी है, ठीक है। ये हम इसी को हम लोग बोलते हैं राइट, लिबर्टी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन के फीचर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे होम अफेयर्स। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, मैंने आपको यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही आपको बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपका यहाँ पे आती है होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड द पब्लिक इंटरप्राइजेस कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, द डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
इस वाले में आपको दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये किसके अंदर आता है, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है नीचे वाले में, ऊपर वाले में मतलब, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक। अब उसके अलावा देखोगे ना, तो दोनों में यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे भी सेम कॉमन है आपका, तो इसलिए आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आपको अगर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हर ऑप्शन में 2 डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और एक डिपार्टमेंट आपका एटलीस्ट करेक्ट है आपके हर एक ऑप्शन में, ठीक। तो डी में तो आपके यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, तो ये आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही आपके किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लॉन्च स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी स्कीम आपके यहाँ पे पहले आई थी, तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ईयर बता रहा हूँ, पर आपको यहाँ पे इन स्कीम्स के बारे में भी आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो ये आपका आया था 2014 में। फिर संसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी आपकी आई थी 2014 में। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आपकी आई थी 2000 में। और ऊपर वाला जो आपको दे रखा है दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो ये आपकी आई थी 2011 में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि बी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया इनके बारे में होना चाहिए, तो आप ये जरूर पढ़ के अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए यहाँ पे स्कीम्स के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे जो एमपीज हैं यहाँ पे अपने, तो यहाँ पे ये एमपीज सिर्फ यहाँ पे रिकमेंड करते हैं पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे उनको काम करवाना होता है, पर वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करते, मतलब काम को वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, पर यहाँ पे वो रिकमेंड करेंगे बस, ठीक है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हर एक एमपी को यहाँ पे मिलते हैं 5 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। तो ये आपके लिए दूसरी चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये कम्प्लीटली फंडेड होता है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपी सैंक्शन एग्जीक्यूट एंड कंप्लीट वर्क अंडर द स्कीम, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करते, तो यहाँ पे यही आपका आंसर है। बी आपसे बोल रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री, तो हाँ ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। फिर सी आपसे बोल रहा है द स्कीम इज फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया ये भी करेक्ट है। और द एनुअल एंटाइटलमेंट फॉर एमपी इज 5 करोड़ रुपीज, तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो गलत है वो आपकी यहाँ पे ए है, क्योंकि आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट दे दिया, जो कि आपका एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है और आपसे यहाँ पे गलत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे इसका कहने का क्या है कि जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसको इंडिया में कौन आगे बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी मिनिस्ट्री के थ्रू आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे ऑप्शंस के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब अगले में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द नेशनल वाटर एकेडमी NWA इज लोकेटेड एट, तो ये आपके यहाँ पे देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होने वाला है यहाँ पे खड़गवासला, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, जो कि आपका है महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इन रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे, या फिर कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पे सारी चीज़ें देखती है रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे ये चीज़ के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन टू द आयुष ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, तो यहाँ पे देखो ईयर के हिसाब से आपको देखना है। तो ईयर के हिसाब का यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनानी। तो उस टाइम पे बेसिकली आपके यहाँ पे 19 आयुर्वेदिक, योगा और उनानी सिद्धा वगैरह आपके होम्योपैथिक वाले ट्रीटमेंट थे, ये अब सब आपके यहाँ पे ऐड हुए थे, ठीक है। तो आपको ये आपको से बस बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट होने वाला है। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है इन दिसंबर 1962 which Soviet leader declared that China was responsible for the Sino-Indian War of 1962, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में। तो आपको यहाँ पे पूछ रखा है द गुजराल डॉक्ट्राइन
रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे कि हम इंडिया एज अ इंडिया यहाँ पे उसके जितने भी यहाँ पे नेबर्स है इंडिया के, उसके साथ हम यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ये आपका यहाँ पे गुजरात डॉक्ट्राइन यहाँ पे बेसिकली बताता है। और इससे रिलेटेड आपकी एक सिमिलर पॉलिसी है आपकी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे शायद उससे रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। तो इसका नाम क्या है यहाँ पे, पंचशील, ठीक है। और ये किसकी है यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे ये पॉलिसी है, ठीक है। और सिमिलर पॉलिसी आप इस तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके नेबर कंट्रीज है, ठीक है, इंडिया के, उनके साथ आपको यहाँ पे बिल्ड करने हैं अपने अपने रिलेशन, अपने ट्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन पे। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर एज अ ड्राफ्टिंग मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में आपसे बोला जा रहा है कि ही फेवर्ड द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, एकदम करेक्ट है। देखो यहाँ पे इनके हिसाब से ना जो जुडिशरी थी, वो इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे बेसिकली जुडिशरी को ऊपर रखा था यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरे में आपसे बोला जा रहा है कि ही फेल्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल, ये भी आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा आपसे बोल रहा है कि ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव ओवर द जुडिशरी, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी क्योंकि इन्होंने जुडिशरी को ऊपर रखा था अपने एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है 1 एंड 2। और लास्ट में आपको बोल रहा है कि ही फेवर अ डिक्टोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो 1 2 आपका सिर्फ करेक्ट होगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब नाउ आपके लिए यहाँ पे आपके पास कुछ 6 आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। पहला आपके पास ये है, आप इसको पॉज कर सकते हो यहाँ पे वीडियो को और इसका सॉल्व करो। फिर आपके पास 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लास्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे ये काम बनता है कि 6 के 6 के आपके आंसर आपको यहाँ पे बताने हैं। और साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे आंसर करना है, चाहे आप गलत करो या फिर सही करो, पर एटलीस्ट यहाँ पे आप आंसर करना, ताकि आपको पता चल पाए कि यहाँ पे आप सही आंसर दे रहे हो या फिर गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है। पर अगर आप यहीं पे अगर मन में सोच के चलोगे हाँ इसका आंसर यही है, तो हो सकता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे गलत सोच रहे हो, तो यहाँ पे मैं भी करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ना ही कोई दूसरा यहाँ पे आपको करेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आंसर देने हैं इन 6 के 6 क्वेश्चन का, चाहे आप यहाँ पे सही आंसर दो या गलत दो, ठीक है। और यहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे करा चुका जो कि मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पे यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको यहाँ पे 6 के 6 के आंसर आने चाहिए। पर अगर आपको नहीं भी आते हैं, अगर आप गलत भी देते हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, बस आपके वो क्वेश्चन अगर आ जाता है, यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो वहाँ पे आप गलत ना करो पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आई होप कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, वरना आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हो। अब लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो जाए। और अगर आपने कोई और दूसरे वीडियोस नहीं देख रखे किसी और सब्जेक्ट के, हमने यहाँ पे जो पीवाईक्यूज लगाए हैं पिछले 5 साल के, अगर आपने नहीं देख रखे तो लिंक आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।